हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये वीडियो है सेकंड पार्ट क्लास 7th ज्योग्राफी 4th चैप्टर का, जिसका नाम है एयर यानी कि हवा। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में ही ये हवा है जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। और इसके अलावा इस एटमॉस्फेयर में तमाम तरीके से मौसम बदलते हैं। कभी हवाएं चलती हैं, कभी बारिशें होती हैं, कभी ओले गिरते हैं। इस तरीके से मौसम बदलते हैं इस हवा की लेयर में। और ये हवा की लेयर एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि हमारे अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके और सस्टेन कर सके। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ये किन अलग अलग गैसेस से मिलके बनी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये कौन सी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हवा की लेयर है, इसका क्लाइमेट यानी कि जलवायु धीमे धीमे से गर्म हो रहा है और किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम इंसानों के लिए और तमाम जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि हमारी अर्थ का क्लाइमेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया तो हमारी अर्थ में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मौसम के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे दो फैक्टर्स के बारे में, जिन दो फैक्टर्स की वजह से मौसम में चेंज आता है। ये दोनों फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और एयर प्रेशर। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स आपस में खेलते हैं और फिर हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, और फिर हम जानेंगे साइक्लोन्स के बारे में या तूफानों के बारे में। और एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे मैं आपको बताऊंगा जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ हकीकतें, और फिर एक एंशिएंट ट्रूथ बताऊंगा आपको। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम और क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। ये दोनों ही टर्म्स एक जैसे नज़र आते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। वेदर ऑफ एनी प्लेस इज़ एन आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो किसी भी जगह का मौसम कैसा है, इसका मतलब कि उस जगह के एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कैसी हैं। और ये जो मौसम होता है ये हर दिन के लिहाज से बदलता रहता है, डे टू डे। और सिर्फ दिन के लिहाज से नहीं, ये मौसम आवर टू आवर भी बदलता है, यानी कि घंटे के हिसाब से भी बदलता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे कई दिन होते होंगे जब आप अपने रूम से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उस टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मौसम कैसा हो रहा है, तो आप जवाब देंगे कि मौसम हो रहा है हॉट एंड सनी, यानी कि गर्मी पड़ रही है और सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल साफ आसमान है। अब हो सकता है कि उसी दिन कुछ घंटों के बाद आप अपने रूम से बाहर निकलें तो आप देखेंगे कि आसमान में थोड़े बादल आ गए हैं, सूरज थोड़ी थोड़ी देर के लिए छिप जा रहा है और गर्मी बहुत है। और गर्मी के साथ अब उमस हो गई है, ह्यूमिडिटी। उमस का मतलब कि आपको पसीना आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पसीना सूख नहीं रहा है, आपके कपड़ों में आपको चिपचिपाहट फील हो रही है। तो उस टाइम आपसे पूछा जाए कि अभी कैसा मौसम हो रहा है, तो आप कहेंगे अभी मौसम हो रहा है हॉट, क्लाउडी एंड ह्यूमिड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आसमान में बादल हैं और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अब हो सकता है कुछ घंटों के बाद आप जब अपने कमरे से बाहर निकलें तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश हो चुकी है, मौसम अच्छा हो गया है और हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। तो फिर आप कहेंगे कि अभी मौसम है प्लेजेंट एंड ब्रीजी, यानी कि मौसम अच्छा हो गया है। और ब्रीजी, ये जो वर्ड है ये आया है ब्रीज से। ब्रीज का मतलब हल्की सी ठंडी हवा। तो मौसम अच्छा हो गया और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम में मौसम बदल सकता है। मौसम दिन के लिहाज से बदल सकता है और बहुत ड्रामेटिकली बदल सकता है। ऐसा हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगले दिन थोड़ी सी ठंडक हो जाए। तो इस तरीके से जो मौसम होता है किसी भी जगह का, वो बदलते रहता है। अब ज़रा देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब किसी भी जगह का क्लाइमेट या जलवायु क्या होता है, इसका मतलब कि वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी हैं। यानी कि अगर उस जगह में गर्मी पड़ती है तो आम तौर पे कितनी गर्मी पड़ती है।
अगर उस जगह में सर्दी पड़ती है तो आम तौर पे कितनी सर्दी पड़ती है, बारिश होती है तो आम तौर पे कितनी बारिश होती है। तो इन सब तमाम चीज़ों को कहा जाता है किसी भी जगह का क्लाइमेट यानी कि जलवायु। अब ये कैसे पता चलता है कि आम तौर पे किसी जगह में कितनी गर्मी पड़ती है? तो ये पता चलता है उस जगह के इतिहास से कि पिछले कई सालों से उस जगह पे आम तौर पे कितनी गर्मी पड़ती आई है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इतने सालों से इतनी गर्मी पड़ती आई है, इतनी सर्दी पड़ती आई है, तो इस जगह का क्लाइमेट ऐसा कुछ है। तो एवरेज वेदर कंडीशंस एक बहुत लंबे वक्त के दौरान, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ को कहते हैं क्लाइमेट। अब मैं आपको वेदर और क्लाइमेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त शिमला में रह रहा हो और मैं अपने दोस्त को कॉल करूं और उससे ये पूछूं कि शिमला में मौसम कैसा हो रहा है, तो वो मौसम बताएगा आज का, और वो मुझसे कहेगा कि शिमला में अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है और आसमान में थोड़े से बादल हैं, और अभी आज का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और रात में थोड़ी सी बारिश होने के आसार हैं। तो ये मौसम हो गया शिमला का आज का मौसम। अब अगर मैं उससे ये पूछूं कि शिमला में क्लाइमेट कैसा रहता है, तो वो मुझे जवाब देगा कि शिमला में सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है। और कितनी ठंडक होती है? आमतौर पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेके -4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। और गर्मियों के मौसम में, समर्स के टाइम पे मॉडरेटली वार्म रहता है शिमला, यानी कि गर्मी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। और गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि आमतौर पे इतनी ठंडक रहती है और आमतौर पे इतनी गर्मी रहती है। शिमला में आमतौर पे जो बारिश होती है वो 62 इंचेस के आसपास होती है पूरे साल भर में, और शिमला में बर्फ़ पड़ती है, और आमतौर पे 2 महीनों में बर्फ़ पड़ती है, वो की है जनवरी और फरवरी, और इन दोनों महीनों में करीब 40 इंच बर्फ़ पड़ती है शिमला में। तो ये शिमला का क्लाइमेट है। अब ये हमें कैसे आइडिया है कि शिमला में 2 ही महीनों में बर्फ़ पड़ती है? ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में भी बर्फ़ पड़ जाए, ऐसा हो सकता है कि मार्च में भी बर्फ़ पड़ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये रूल है। लेकिन पिछले कई सालों के दौरान ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर टाइम जब बर्फ़ पड़ी है तो जनवरी और फरवरी में ही पड़ी है, और इतनी ही बर्फ़ पड़ी है इसके आसपास। इसी तरीके से आप ये टेम्परेचर के बारे में भी कह सकते हैं। तो ये पूरा एक क्लाइमेट हो गया शिमला का। तो ये फ़र्क है वेदर और क्लाइमेट में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ द फ्रॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और इससे आप कई सारे सबक सीख सकते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में और इस दुनिया के बारे में, और आप रिलेट भी कर सकते हो क्लाइमेट चेंज के साथ। तो अब अगर आप किसी पानी के पतीले को लो और उस पानी को गर्म कर दो, और उस गर्म पानी में अगर आप किसी फ्रॉग को या किसी मेढक को डाल दो, तो वो मेढक तड़पने लग जाएगा और वो मेढक उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये फ्रॉग एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप किसी पतीले में नॉर्मल पानी ले लो और उस नॉर्मल पानी में उस मेढक को डाल दो, तो वो मेढक बहुत आराम से रहेगा, सुकून से। और उस पतीले को अगर आप धीमे धीमे से गर्म करना शुरू कर दो, तो अब होने ये लगेगा कि पानी धीमे धीमे से गर्म होने लगेगा, और मेढक जो है वो ये चीज़ महसूस कर लेगा कि पानी हल्का सा गर्म हुआ है। तो वो मेढक अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने लगेगा अपने आसपास के पानी के साथ। और इसी तरीके से अगर आप वो पानी धीमे धीमे से गर्म करते रहो, तो वो मेढक खुद को एडजस्ट करते रहेगा, और जब तक कि उस मेढक को ये एहसास होगा कि ये आसपास का पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, तब तक देर हो चुकी होगी और वो मेढक जिंदा उबल चुका होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो धीमे धीमे छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, अगर आप एडजस्ट करते रहो तो क्या हो सकता है। और अभी हमारे अर्थ का क्लाइमेट धीमे धीमे से गर्म हो रहा है और हम इंसान बस फिलहाल एडजस्ट कर रहे हैं धीमे धीमे से। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो मौसम बदलता है इसके 2 फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है।
अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एयर के रेफरेंस में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज को कहते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस बाय, अब ये जो हवा का तापमान है ये कई तरीकों से बदलता है। एक तरीका तो है ये दिन और रात के हिसाब से बदलता है। दिन के टाइम पे जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, रात के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। और ये टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। अब जैसे गर्मियों के मौसम में गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और सर्दियों के मौसम में ठंडक होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अब अगर गर्मी की बात करें तो हमारी अर्थ में जितनी भी गर्मी है और जितनी भी रोशनी है ये आती है हमारे स्टार से। जो हमारा स्टार है हमारा सन। तो अब सूरज की रोशनी से ही हमारे अर्थ रोशन होती है, हमारे अर्थ में गर्मी आती है। तो अब इस सूरज की रोशनी की अगर बात करें तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टर्म आता है, इंसोलेशन। अब जरा देखते हैं कि इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। The earth receives 1 in 2 into 10 to the power 10 part of the sun's energy। अब इंटरसेप्ट का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अवरोध करना, यानी कि कोई चीज आपके पास आ रही है तो आप कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, कितना उसे रोक पा रहे हो। तो इंसोलेशन ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि जितनी भी सूरज की रोशनी है उसका कितना हिस्सा हमारी अर्थ तक पहुंच रहा है और हमारी अर्थ कितना उसका यूज कर पा रही है। तो अब मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, आपको आइडिया लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, हमारा सन काफी बड़ा है हमारे अर्थ के रेफरेंस में। तो अगर हमारा सन इतना बड़ा मान लिया जाए तो हमारी अर्थ बस छोटी सी अर्थ है। अब ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं कि आपको आइडिया रहे। अब ये जो सूरज है, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, और ये चारों तरफ तो मैंने 2 डायमेंशंस में दिखाया है, सूरज 3 डायमेंशंस में। तो इधर ऊपर नीचे हर जगह सूरज की रोशनी पहुंच रही है, और सूरज की पूरी रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे अर्थ की तरफ आता है। बाकी सारा जितना हिस्सा है सूरज की रोशनी का वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो इतने सारे रोशनी और गर्मी में से बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे अर्थ की तरफ आता है। तो क्या कहेंगे, जो इंसोलेशन है हमारी अर्थ का वो है 1 in 2 into 10 to the power 10। यानी कि एक आइडिया लेने के तौर पे मैं आपको बस बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, कि मान लीजिए अगर इतनी रोशनी की किरणें सूरज से निकलती हैं तो सिर्फ एक किरण हमारे अर्थ तक पहुंचती है। ये बस आप एक अंदाजा लेने के लिए बस ये समझ लीजिए कि इतना हिस्से का सिर्फ एक हिस्सा हमारे अर्थ तक आता है। अब अगर वो हिस्सा जो हमारे अर्थ तक पहुंचता है, अगर हम इस हिस्से की भी बात करें तो अब सिर्फ अर्थ की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का ये इक्वेटर है, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये हमारे अर्थ की तरफ सूरज की रोशनी आ रही है। अब आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ नेचर का। ये मान लीजिए आपका हाथ है और इस पे कोई घूंसा मारता है, तो अब अगर ये सीधे सीधे घूंसा आपको पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी अगर बिल्कुल सीधे ये घूंसा पड़ता है, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब अगर मान लीजिए आप थोड़े से अलग एंगल पे हो जाएं, तो अब अगर घूंसा आएगा तो अभी उतनी ताकत से आ रहा है लेकिन आपको दर्द कम होगा, आपको ये घूंसा महसूस कम होगा। ये एंगल अगर आप और बढ़ा दें तो ये घूंसा आपको छूता हुआ निकलेगा, तो भले कितनी तेज क्यों ना आ रहा हो आपको इम्पैक्ट बहुत कम लगेगा, आप उसकी एनर्जी बहुत कम एब्जॉर्ब करोगे। और अगर आप ये एंगल और बिल्कुल यूं स्लांट कर दो तो ये घूंसा बस आपको छूता हुआ निकल जाएगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो बिल्कुल यही चीज होती है हमारे अर्थ के साथ। सूरज की रोशनी जब आती है तो हमारे अर्थ का बेसिकली इक्वेटर के आसपास का ये जो एरिया है, इस एरिया में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधे पड़ती है। तो ये
इस एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जैसे जैसे आप हमारे इक्वेटर से दूर जाते जाओ तो जैसे यहाँ पे एनर्जी पड़ रही है तो यहाँ एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, तो एब्जॉर्ब कम होगी रोशनी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे और टेढ़ा एंगल बन रहा है, तो अब जो रोशनी आएगी वो और कम एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट और ज़्यादा होगी। और अगर आप पोल्स की बात करें तो यहाँ पे तो जो रोशनी आ रही है बहुत कम एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादातर रोशनी यूं ही निकल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेटर पे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आप एब्जॉर्ब करेंगे सूरज की, और इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो ये इंसोलेशन जो है, जो हिस्सा जो हमारी अर्थ इंटरसेप्ट करती है, ये इंसोलेशन कम होता चला जाएगा। तो अब जो टेम्परेचर है या जो तापमान है हमारी अर्थ का, ये लैटिट्यूड्स के लिहाज से भी चेंज करता है। तो अब इसी चीज़ को हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो तीसरा फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के लिहाज से भी टेम्परेचर चेंज होता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। अब वही चीज़ है कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है ये कम होता रहता है अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर में मैक्सिमम इंसोलेशन, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता चला जाएगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर भी कम होगा। पोल्स आर कवर्ड इन स्नो व्हाइल एरियाज अराउंड द इक्वेटर आर हॉट। अब अगर आप नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि यहाँ बर्फ जमा रहती है, और जबकि अगर आप इक्वेटर के आसपास के एरिया को देखें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस तरीके से टेम्परेचर अलग अलग तरीके से बदलता है, दिन और रात के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और लैटिट्यूड्स के लिहाज से। अब चलिए टेम्परेचर के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग्स एंड एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे एंड दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो अब जो शहर होते हैं, शहरों में गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है अगर आप कंपैरिजन करो गांव देहात के इलाकों से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जितने भी घर होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, ये कंक्रीट से बनती हैं, और इन घरों और बिल्डिंग्स में मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा शहर में जो रोड्स बनती हैं, रोड्स में एस्फाल्ट का यूज़ होता है, और ये सब जितना भी मटीरियल है ये क्या करता है कि ये दिन के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा सोख लेता है और रात के टाइम पे ये गर्मी फिर रिलीज होती है। तो इस वजह से शहरों का जो टेम्परेचर है वो गांव देहात के इलाकों से थोड़ा ज़्यादा रहता है। गांव देहात के इलाकों में रोड्स इस तरीके से इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और वहाँ पक्के हुए जो मकान हैं वो थोड़े कम होते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. तो अब तापमान को नापने का एक तरीका हमें चाहिए कि कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस का। ये बेसिकली एक स्केल है और इस स्केल को बनाया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। और इस स्केल का जो मॉडल है उसके मुताबिक जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पानी जमना शुरू होता है, यानी कि पानी बर्फ बनने लग जाता है, उस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस माना गया। और जिस टेम्परेचर में पानी भाप बनना शुरू होता है, पानी उबलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को माना गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो रही सेल्सियस स्केल। इसके जैसे ही एक फ़ारेनहाइट स्केल होती है, एक केल्विन स्केल होती है, लेकिन आम तौर पे हम सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और अब मैं आपको कुछ और टेम्परेचर्स बताता हूँ आमतौर पे जो एक आइडिया रहना चाहिए आपको। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये करीब करीब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी इंसान का तो मतलब उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार आ रहा है। इसके अलावा जो सूरज का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर होता है करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सूरज का कोर होता है, सूरज का जो अंदर का हिस्सा है जिसमें प्लाज्मा होता है और क्वांटम टनलिंग होती है,
उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी होगी सूरज के कोर एरिया में। और जो लोहा होता है, लोहा पिघलना शुरू होता है करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस में। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा सेल्सियस स्केल का और टेम्परेचर का। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं मौसम के बदलने का दूसरा फैक्टर, जो कि है एयर प्रेशर। अब सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि प्रेशर का क्या मतलब होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है किसी भी जगह में, किसी भी चीज़ में कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब कि उस चीज़ में कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये एक बुकलेट है, कागज़ की बुकलेट है, इस पे अगर मैं यूं पेन पकड़ के इस पे जोर लगाना शुरू करूं तो इस बुकलेट पे एक प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कितना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? जितना मेरे हाथ में ताकत है, और एरिया मतलब इस पेन का जो एरिया है। तो इस बुकलेट पे एक प्रेशर पड़ रहा है। अब यहीं पे अगर मैं इस पेन को इस तरीके से पकड़ने की जगह अगर यूं पकड़ूं और इस तरीके से अगर इस पे जोर लगाऊं तो ये बुकलेट फट सकती है। और ऐसा क्यों? अगर मैं इस तरीके से जोर लगाऊंगा बुकलेट नहीं फटेगी, इस तरीके से जोर लगाऊंगा फट जाएगी। क्यों? मेरे हाथ की ताकत उतनी ही है, लेकिन जो एरिया है, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम हो जाएगा तो इस बुकलेट के एक पर्टिकुलर हिस्से में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रेशर, कि कितना फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे। तो अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, यानी कि हवा कितना प्रेशर बनाती है या हवा कितना दबाव बनाती है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को हमारी अर्थ अपनी तरफ खींचती है। और खींचती कैसे है? ग्रेविटी की फोर्स के साथ खींचती है। तो अब होता ये है कि ये जो हवा की लेयर है, ये हवा की लेयर हमारे अर्थ पे एक दबाव डालती है, हमारे अर्थ की हर चीज़ पे एक दबाव डालती है। तो अब इस चीज़ का मैं विजुअलाइजेशन आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे अर्थ की सरफेस है, ये ज़मीन है हमारे अर्थ की, और इसके ऊपर यहाँ तक है एटमॉस्फेयर। तो अब हमारी ज़मीन इस एटमॉस्फेयर को खींच रही है अपनी तरफ, तो इस एटमॉस्फेयर पे एक फोर्स लग रहा है और ये एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन पे एक दबाव बना रहा है। तो अब आपको एक नेचर का रूल बता देता हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें हवा है, और हवा एक फ्लूइड होती है। फ्लूइड यानी कि हवा बहती है, हवा बह सकती है। और ये बहने वाली चीज़ों का एक उसूल होता है कि इनमें अगर प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर चारों तरफ बंटता है। कोई भी पार्टिकल चारों तरफ प्रेशर लगाएगा और बराबर प्रेशर लगाएगा, और इस पे जब प्रेशर लगेगा तो चारों तरफ से लगेगा और बराबर प्रेशर लगेगा। अब आप जरा खूबसूरती देखिएगा कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो किस तरीके से खेला है भगवान ने। तो अब इससे होता क्या है कि अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए एक टेबल रखी है, तो इस टेबल के ऊपर हवा है, और ये हवा जितना एटमॉस्फेयर है उतनी इस टेबल के ऊपर हवा है। तो जिस तरीके से कोई इंसान अगर टेबल पे बैठ जाए तो टेबल पे भार पड़ने लगेगा, इसी तरीके से इस हवा का, क्योंकि हवा भार डाल रही है, हवा का वेट है अपने आप में, भार है हवा का, तो इस हवा का वेट पड़ेगा इस टेबल पे। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि ये हवा बहुत हल्की होती है तो कितना भार पड़ जाता होगा, तो मैं एक अंदाजे के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी टेबल है, 1 मीटर करीब इतना डिस्टेंस होता है, तो अगर इतनी लंबी और इतनी ही चौड़ी टेबल है, छोटी सी टेबल, तो उस पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये प्रेशर इस चीज़ के बराबर है कि उस टेबल के ऊपर 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, छोटी सी टेबल 1 बाई 1 मीटर की, इसके ऊपर 10 कार रखी हुई हैं। इतना प्रेशर पड़ता है इस हवा की वजह से। अब आपके दिमाग में एक ख्याल ये आएगा कि अगर उस टेबल पे इतना प्रेशर पड़ रहा है तो ये टेबल टूट के बिल्कुल चकनाचूर क्यों नहीं हो जाती? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स पड़ता है, ऊपर से नीचे पड़ रहा है इस टेबल पे,
इस टेबल के नीचे भी हवा है और ये हवा टेबल को ऊपर की तरफ फोर्स डाल रही है और उतना ही फोर्स डाल रही है जितना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से सारे फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर हवा इस टेबल को इस तरफ धकेल रही है तो हवा इस टेबल को इधर से भी धकेल रही है और उतना ही धकेल रही है। तो चारों तरफ से जितने भी फोर्स पड़ रहे हैं वो सब आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से ये टेबल टूटती नहीं है, चकनाचूर नहीं हो जाती है। तो अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठेगा कि हम जितने इंसान हैं, जितने जीव जंतु हैं, हम क्यों नहीं पिचक जाते, क्योंकि हमारे नीचे कौन सी हवा है। तो अब इसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर खून बह रहा है और हमारे अंदर हम जो सांस लेते हैं वो हवा भी चल रही है। तो हमारे अंदर भी फ्लूइड्स हैं, ये बहने वाली चीज़ें। तो हमारे चारों तरफ की जो हवा है, ये हवा हम पे जितना प्रेशर डालती है, हमारी बॉडी भी वापस उतना ही प्रेशर डालती है बाहर की तरफ। तो ये दोनों प्रेशर जो है, दोनों फोर्स जो हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि इतना सारा प्रेशर हम पे पड़ रहा है, हवा का भार पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी इतना ही प्रेशर डाल रही है। तो अब इस चीज को लैंग्वेज में देखते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ओवर अ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर का मतलब होता है कि हवा कितना भार डाल रही है उस सरफेस के ऊपर, कि कितना प्रेशर है, कि हवा का भार कितना है। Air above us presses us with a great force. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. और हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हवा हमें चारों तरफ से दबाती है। जितना प्रेशर आगे से आ रहा है उतना ही प्रेशर पीछे से भी आ रहा है। और इसके अलावा हमारी बॉडी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने चारों तरफ। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. Air pressure is highest at sea level and decreases with height. अब एक और चीज, आप जैसे जैसे ऊंचाई में चले जाते जाएंगे एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों, आप विजुअलाइज करिएगा। ये टेबल अभी यहाँ रखी है तो इसके ऊपर इतनी सारी हवा का भार है। इसी टेबल को अगर आप इस हाइट पे ले जाइए तो अब इस टेबल पे सिर्फ इतनी हवा का भार होगा। तो इस वजह से इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही चीज कही गई है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा। और अगर आप सी लेवल पे हैं, यानी कि समंदर के पास हैं, तो एयर प्रेशर वहां पे हाईएस्ट होगा। और जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा हाइट के साथ। और यही रीज़न है कि जब आप ऊंचाई में जाते जाएंगे और पहाड़ों में चले जाएंगे तो पहाड़ों में एयर प्रेशर बहुत कम होता है। और इसी वजह से पहाड़ों में कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और अगर पहाड़ों में आप पानी को गर्म करो तो सी लेवल के आसपास आपको पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा गर्मी चाहिए, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पहाड़ों के ऊपर अगर आप पानी गर्म करने लगो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ एयर टेम्परेचर अफेक्ट्स एयर प्रेशर, यानी कि हवा का टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है हवा के प्रेशर को। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज होगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है और इस कमरे में एयर कंडीशनर चल रहा है और इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो अब इस कमरे के अंदर कई सारे हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग तमाम तरह के गैसेस के। अब जैसे यहाँ पे अभी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर मान लीजिए इस जगह का 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मान लीजिए। अब इस जगह का एसी बंद कर दिया गया और ये कमरा थोड़ा सा गर्म हो गया और इस हवा का टेम्परेचर, इस कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि गर्मी काफ़ी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, गर्मी बढ़ने से एक चीज़ होती है, आपको नेचर की एक और फितरत बताता हूँ, और ये हर तमाम चीज़ों में होती है, चाहे आप एटम्स के लेवल पे बात करिए चाहे मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। तो जब गर्मी बढ़ती है
तो तमाम एटम्स और तमाम मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके साथ होता होगा। अगर छोटी सी किसी बेंच में अगर आपको कह दिया जाए कि आप 3 लोग या 4 लोग चिपक के बैठिए, तो अगर सर्दियों का टाइम है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, चिपक के सब लोग बैठ जाएंगे, आप आराम से कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर गर्मियों के टाइम पे आपको कह दिया जाए कि आपको चिपक के बैठना है 3-4 लोगों के साथ, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो आप चाहेंगे थोड़ा सा दूर दूर बैठें सब लोग। तो यही चीज़ होती है एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे ही उनके अंदर गर्मी आती है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमेशा हिलते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो इनका ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो और ज़्यादा ही दूर दूर होने लग जाते हैं। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा, तो ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर जाने लग जाएंगे। तो अब इस कमरे के अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अब मॉलिक्यूल्स के कम होने से क्या होगा, आप चेंज देखिएगा, चेंज क्या हुआ है। पहले जितने मॉलिक्यूल्स थे, पहले मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा थे, टेम्परेचर कम था तो मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा थे, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे तो ये हर तरफ प्रेशर डाल रहे थे, आपस में हर जगह इधर उधर ये प्रेशर डाल रहे थे। तो इनकी वजह से जो प्रेशर था वो ज़्यादा था। और अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो अब मॉलिक्यूल्स जो हैं इस जगह में, मॉलिक्यूल्स हो गए थोड़े से कम, पहले के मुकाबले थोड़े कम हो गए। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं चारों तरफ, अभी भी चारों तरफ प्रेशर पड़ रहा है हर जगह, लेकिन पहले के मुकाबले जो प्रेशर है, प्रेशर अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट लगता है जब मौसम से जुड़ी तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज लो, द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब जहाँ जहाँ भी ऐसे एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि ठंडक ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे हवा क्या होती है, हवा काफ़ी ठंडी होती है। जाहिर सी बात, ठंडी हवा जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि ठंडी हवा है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उस जगह पे, और ठंडी हवा भारी होती है तो भारी हवा नीचे की तरफ बैठती है, सिंक होती है, भारी हवा नीचे बैठती है। और इस वजह से उस जगह पे क्या बनता है, हाई प्रेशर एरिया। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। जहाँ जहाँ भी हाई प्रेशर जिन जगहों में होता है वहाँ आसमान साफ रहता है और सनी रहता है, वहाँ बादल ज़्यादा नहीं बनते हैं हाई प्रेशर एरिया में। अब इस चीज़ का कनेक्शन थोड़ी देर में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अगले टर्म पे आते हैं। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, the air gets heated up and rises. This creates a low pressure area which is associated with cloudy skies and wet weather. ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं, तो अब मॉलिक्यूल्स वहाँ कम पड़ रहे हैं। तो अब इस वजह से क्या होता है, द एयर गेट्स हीटेड अप, टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा गर्म है, तो अब गर्म हवा क्या करती है, राइज करती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। तो अब क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे लो प्रेशर बनता है, बहुत कम प्रेशर होता है ऐसी जगहों पे, और जहां जहां लो प्रेशर होता है वहां पे बादल बनने लग जाते हैं और वेट वेदर होता है, यानी कि बारिश होने के आसार ज्यादा होते हैं। अब ये जो पॉइंट है कि लो प्रेशर एरिया में बादल और बारिश किस तरीके से, ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो अब आपको नेचर का एक और रूल बताता हूं, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, समंदर के किनारे जो हवाएं चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, तो आपको ये पूरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए ये समंदर है और ये समंदर के किनारे की ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन है। अब जब दिन का टाइम होता है
तो दिन के टाइम में जब सूरज निकलता है आसमान में, तो अब ज़मीन की फितरत ये होती है कि ज़मीन बहुत जल्दी से गर्म होने लग जाती है, और पानी की फितरत ये होती है कि पानी धीमे धीमे से गर्म होता है। तो अब दिन के टाइम पे क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, पानी के मुकाबले ज़मीन कहीं ज़्यादा गर्म होगी, और पानी भी गर्म होगा, लेकिन ज़मीन के मुकाबले पानी थोड़ा सा ठंडा ही बना रहता है। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे गर्मी है, तो अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। और जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है, और जबकि यहाँ पे नॉर्मल है, तो इसके मुकाबले यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और इस नेचर की एक और फितरत मैं आपको बता देता हूँ, ये नेचर किसी भी खाली जगह को खाली नहीं रहने देता। कोशिश रहती है इस नेचर की कि उस जगह को भरा जाए। तो जैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, लो प्रेशर जोन बनता है, तो हवाएं इस लो प्रेशर जोन की तरफ चलने लग जाती हैं। तो समंदर के किनारे के जो एरिया होते हैं, दिन के टाइम में इसमें जो हवा होती है, ये समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, और इसी का उल्टा होता है रात के टाइम पे। अब जैसे हम रात का सिनेरियो देखते हैं, तो रात का सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा कि ये समंदर है और ये ज़मीन है। तो अब ज़मीन जल्दी गर्म होती है, लेकिन जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के टाइम पे ज़मीन होगी काफ़ी ठंडी होगी, और ज़मीन के कंपैरिजन में जो समंदर होगा, समंदर का पानी भी थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन ज़मीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा गर्म रहेगा, क्योंकि समंदर देर में गर्म होता है, लेकिन ठंडा भी थोड़ा देर में होता है। तो अब समंदर के ऊपर गर्मी है, तो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, गर्म हवा ऊपर जाती जाएगी, और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर जोन, और यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा, और यही चीज़ होगी ज़मीन में बनेगा हाई प्रेशर जोन। इसके मुकाबले तो हाई रहेगा। तो अब रात के टाइम पे ज़मीन से हवा चलेगी समंदर की तरफ। तो इस तरीके से समंदर के किनारे की हवाएं चलती हैं। तो अब आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि लो प्रेशर जोन, हमने जैसे पढ़ा था कि जहाँ हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, और लो प्रेशर जोन में बारिश होती है। तो आप देखिए, हवा जब चलेगी लो प्रेशर जोन से, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, तो ये लो प्रेशर जोन में बादल बनेंगे, बारिश होगी। यही चीज़ यहाँ पे होगी कि जिस तरफ हवा चलेगी वहाँ पे बारिश और बादल लेकर आएगी। तो लो प्रेशर जोन में बारिश और बादल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा सिनारियो होता है कि इस तरीके से हवा चलती है एयर प्रेशर के मुताबिक। और इसके अलावा एयर प्रेशर कई चीज़ों के दौरान बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं, तो हम सांस इसी वजह से ले पाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ये सीने में एक मसल होती है डायफ्राम, वो डायफ्राम एक्सपैंड करता है, तो हमारे फेफड़ों में लो प्रेशर जोन बनता है, और आसपास की हवा हमारे फेफड़ों के मुकाबले हाई प्रेशर जोन में होती है। तो हवा बाहर से अंदर चली जाती है हमारे फेफड़ों में, तो हम सांस ले पाते हैं इसी प्रिंसिपल की वजह से कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ आती है। जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में भी यही होता है, जब हम स्ट्रॉ से हवा खींचते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर जोन बन जाता है, और आसपास का हाई प्रेशर जोन उस स्ट्रॉ में घुसता चला आता है, तो स्ट्रॉ में लिक्विड ऊपर की तरफ आने लगता है। हैंड पाइप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब हम हैंड पाइप में स्ट्रोक देते हैं तो हैंड पाइप के अंदर लो प्रेशर जोन बनता है, तो ज़मीन के नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। और इसके अलावा जो साइफन होता है वो भी इसी प्रिंसिपल में काम करता है। सीरिंज भी इसी प्रिंसिपल में काम करती है। जब आप सीरिंज खींचते हो तो सीरिंज के अंदर लो प्रेशर जोन बनता है, और आसपास की चीज़ें उसमें भरती हुई चली आती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन की तरफ आता है। वैक्यूम क्लीनर में भी यही चीज़ होती है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक फ़ैन होता है, वो फ़ैन घूमता है तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर की हवा को खींचता है। जब हवा खिंच जाती है तो वहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, लो प्रेशर बन जाता है, तो वैक्यूम क्लीनर
आसपास की चीज़ों को खींचने लगता है, आसपास की जो भी हाई प्रेशर की चीज़ है वो खींचती चली आएगी। तो इस तरीके से एयर प्रेशर के तमाम ये प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया है एयर प्रेशर के बारे में, तो अब आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जब इंसान स्पेस में जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं या चांद पे जाते हैं, तो वो एक ऐसा स्पेस सूट क्यों पहनते हैं। ऑन द मून और इन स्पेस देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। स्पेस में कोई हवा नहीं होती और इस वजह से कोई हवा का प्रेशर नहीं होता है। तो अब होता यह है, if astronauts do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. तो अब हम देख चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो हमारी बॉडी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है चारों तरफ। अब अर्थ में तो ये प्रेशर काउंटर हो जाता है बाहर के प्रेशर से, लेकिन स्पेस में ये बाहर का प्रेशर होता ही नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो फ्लूइड है, तो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करना चालू रखती है। तो हमारी बॉडी का प्रेशर है लेकिन बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। तो इससे होता क्या है कि जो नसें होती हैं, ये नसें फटने लग जाती हैं, और एस्ट्रोनॉट्स अगर अपना स्पेस सूट हटा दें तो उनकी नसें फटने लग जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी और इस तरीके से उनकी मौत होगी। क्योंकि जो काउंटर प्रेशर है हमारे बॉडी का, ये काउंटर प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं उनकी, वो नसें फटनी शुरू हो जाएंगी। Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. तो इस वजह से उन्हें ये स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ते हैं जिनमें हवा भरी होती है। तो अब हमारा अगला मुद्दा है विंड, यानी कि हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हवा जिस तरीके से चलती है एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, इस चीज को कहते हैं हवा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। When hot air rises, cold air rushes to fill the gap, thus making air circulation. जब गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है तो ठंडी हवा रश करती है उस गैप को फिल करने के लिए। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उस गैप को फिल करने के लिए रश करती है, और इसी चीज को कहते हैं एयर सर्कुलेशन। विंड कैन बी माइल्ड एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग। हवा बहुत हल्की फुल्की भी चल सकती है और बहुत ज्यादा तेज भी चल सकती है। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। अब दुनिया में कई सारी अलग अलग जगहें हैं और अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं उन जगहों में। तो अलग अलग हवाओं को, कई सारी हवाओं को नाम दिए गए हैं, और हवा का नाम दिया जाता है उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से हवा बह रही है, डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब जैसे कि कोई हवा वेस्ट डायरेक्शन से बहती है और हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से ही बहती है, तो उस हवा का नाम दे दिया जाता है वेस्टर्ली, यानी कि जो हवा हमेशा वेस्ट से बहेगी वो हवा वेस्टर्लीज। अब दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां एक ही डायरेक्शन में हवा बहती है साल भर, ऐसी कई सारी जगहें हैं। और इसके अलावा दुनिया में कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जहां अलग अलग मौसम के लिहाज से हवा का डायरेक्शन बदलता है। जैसे गर्मियों के सीजन में इस तरफ से हवा आ रही है, सर्दियों के सीजन में हवा जो चलेगी वो इधर से चलेगी। तो इस तरीके से मौसम के मुताबिक हवा बदलती है। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो हवा को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इन अलग अलग टाइप की विंड्स को। तो सबसे पहले हैं परमानेंट विंड्स। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहले परमानेंट विंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये परमानेंट रहती हैं, ये बदलती नहीं है। तो अब कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे जो हवा चलती है वो हवा साल भर चलती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट की तरफ से हवा चल रही है तो साल भर चलेगी, वेस्ट की डायरेक्शन से ही चलेगी। तो ये हवाएं थ्रू आउट द ईयर चलती हैं पूरे साल भर और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। अब परमानेंट विंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ये नाम है अलग अलग हवाओं के, दुनिया की अलग अलग जगहों में ये हवाएं चलती हैं। और नाम वेस्टर्लीज यानी कि ये हवा वेस्ट के डायरेक्शन से बहती है साल भर, ईस्टर्लीज यानी कि ये हवा ईस्ट के डायरेक्शन से साल भर बहती है।
अब अगले टाइप की विंड्स हैं सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different seasons. For example, monsoons in India. तो ये जो सीजनल विंड्स होती हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं अलग अलग मौसम के लिहाज से। चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। अब जैसे कि इंडिया में मॉनसून जो आते हैं, हमारे देश में जितनी भी बारिश होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो बारिश होती है वो मॉनसून की हवाएं लाती हैं। और ये जो मॉनसून की हवाएं हैं ये शुरू होती हैं बे ऑफ बंगाल से और फिर हमारे पूरे देश में फैलती हैं। तो ये जो मॉनसून की विंड्स होती हैं ये सीज़न के मुताबिक चेंज होती हैं। किसी सीज़न में कहीं से बह रही हैं, किसी दूसरे सीज़न में कहीं किसी और डायरेक्शन से आ रही हैं। अब तीसरे टाइप की विंड्स हैं लोकल विंड्स। These winds flow during a particular period of the day or year in a small area. Hot and dry local wind of northern plains of India is called लू। अब तीसरे तरह की विंड्स होती हैं लोकल विंड्स। ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे यानी कि किसी दिन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में या साल के किसी पर्टिकुलर हिस्से में बहती हैं और वो भी किसी एक स्मॉल एरिया में। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि हमारे देश के नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से में बहुत गर्म और बहुत सूखी लोकल विंड्स चलती हैं जिनको कहा जाता है लू। इस लफ्ज़ को आप कई बार सुनते होंगे कि लू चल रही है या लू चलना शुरू हो गई है। तो ये जो हवाएं होती हैं जिनको हम लू कहते हैं ये नॉर्थ इंडिया के हिस्से में ज़्यादातर चलती हैं और दिन के टाइम पे चलती हैं और गर्मियों के सीज़न में चलती हैं। तो ये होती हैं लोकल विंड्स। अभी क्लास 7th के लेवल पे आपको बहुत हल्का सा आइडिया बताया गया है। जब आप ज्योग्राफी और आगे पढ़ोगे अगले क्लासेस में तो ये चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में आएंगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मॉइस्चर यानी कि नमी। तो अब होता क्या है, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के 70% हिस्से में समंदर है जो हमारे अर्थ के सरफेस का हिस्सा है, और जो 30% जो हिस्सा है जिसमें ज़मीन है उस हिस्से में भी तमाम तरह की वाटर बॉडीज़ हैं। यानी कि कई जगह पे झरने हैं, कई जगह पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। और इसके अलावा ये सब तो वाटर बॉडीज़ मैंने गिनाई। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी पानी होता है। जितने भी जीव जंतु हैं, जो हम इंसान हैं, हम सब में पानी का एलिमेंट होता है। क्योंकि लाइफ, अगर किसी भी चीज़ में लाइफ है तो पानी उसका बेस है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में करीब 60% पानी होता है। हमारा जितना खून है, हमारा खून देखा जाए एक तरीके से पानी ही है। हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मॉइस्चर से बने हैं। तो पानी बेस है तमाम तरह की लाइफ का। तो अब इसी चीज़ को कहते हैं नमी। हर चीज़ में एक नमी होती है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapors. तो अब पानी की खासियत ये होती है कि पानी इवेपोरेट करता है यानी कि भाप बनता है। अगर आप पानी गर्म करें तो पानी भाप बन जाएगा। अगर आप पानी को नॉर्मली कहीं पे अगर पानी गिर जाता है तब भी आप देखते होंगे थोड़ी देर में पानी गायब हो जाता है। तो पानी की खासियत होती है पानी इवेपोरेट करता है, और जब पानी इवेपोरेट करता है तो ये बनता है वाटर वेपर यानी कि भाप। ये अपने गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पानी। Moisture in the air is known as humidity. When the weather is full of water vapors, we call it a humid day. अब पानी जब इवेपोरेट करता है और भाप बनता है तो इस हवा में मिल जाता है। तो जब इस हवा में ये पानी के वेपर्स या पानी की भाप मिल जाती है तो ये हवा में ह्यूमिडिटी हो जाती है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उमस हो जाती है। और अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई तो उस दिन को कहते हैं ह्यूमिड डे। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। तो अब इस हवा में पहले से ही जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, भाप है पहले से ही, तो अब क्या होता है, ऐसे किसी उमस वाले दिन में जो कपड़े होते हैं, आप कपड़े धुलने के बाद अगर सूखने के लिए टांग दो तो उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि कपड़े सूखने का मतलब क्या कि कपड़ों के अंदर की नमी वो चली जाएगी इस हवा में। अब इस हवा में पहले इतनी नमी है तो ये जो रेट है कि कितनी धीमे धीमे जाएगा, वो नमी बहुत धीमे धीमे से जाएगी इस हवा में, तो कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी तरीके से हमें जो पसीना आता है किसी उमस वाले दिन में,
वो पसीना देर में सूखता है, क्योंकि हवा में पहले ही इतना ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं कि और वाटर वेपर्स को जाने में टाइम लगता है। As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases and so it becomes more and more humid. तो अब यहाँ मैं आपको इस चीज़ का विजुअलाइजेशन कराता हूँ, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हवा भरी हुई है, तो इस हवा के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस बॉक्स के अंदर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते चले जाएंगे और मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स बहुत कम रह जाएंगे इस बॉक्स के अंदर, तो अब इस बॉक्स में जगह ज़्यादा हो जाएगी वाटर वेपर्स के लिए, ज़्यादा भाप आ सकती है। और इसी तरीके से टेम्परेचर आप और बढ़ा दीजिए तो हवा के मॉलिक्यूल्स और कम होते चले जाएंगे और जगह बन जाएगी और उस जगह में भाप आ सकती है। तो इसी तरीके से हवा जब गर्म होती रहती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है ये वाटर वेपर्स की, ये इंक्रीज हो जाती है। हवा के गर्म होने पे वो और ज़्यादा भाप को सोख सकती है, तो इस तरीके से हवा और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। अब आपने देखा होगा जब जेट प्लेन उड़ते हैं तो जेट प्लेन के पीछे एक बादल जैसी एक लकीर छूटते हुए जाती है। उसका रीज़न ये है कि उनके इंजन से जो भी धुआं निकलता है वो धुआं इतना गर्म होता है कि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। वो वाटर वेपर जब बाहर निकलते हैं उस जेट से तो वो वाटर वेपर अचानक से थोड़े ठंडे होते हैं और वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस यानी कि भाप के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और इसी वजह से आसमान में एक वाइट कलर की ट्रेल छूटती हुई नजर आती है, क्योंकि जितना भी वाटर वेपर थे वो कंडेंस होते जा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रेन्स यानी कि बारिश। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अब हमारे अर्थ में जो पानी ऊपर से गिरता है, जो प्रेसिपिटेट होता है लिक्विड फॉर्म में यानी कि पानी के फॉर्म में, उसे कहा जाता है रेन। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई बारिश की। अब जरा देखते हैं कि बारिश बनती कैसे है, रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। When the water vapors rise, it starts cooling. The water vapors condense, causing formation of tiny droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. तो अब होता ये है कि जैसे कहीं कोई पानी भरा है, कोई वाटर बॉडी है, तो उससे पानी जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होने के बाद वो पानी की भाप बनती है और भाप ऊपर की तरफ उठती है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, गर्म हवा या भाप ऊपर की तरफ उठती है। अब एक और चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे थोड़ी ठंडक बढ़ती जाती है। तो जैसे ही ये भाप ऊपर की तरफ जाती है ये भाप थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और जब भाप ठंडी होती है तो क्या होता है, वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज होती है। तो वाटर वेपर जब राइज होते हैं वो ठंडे होने लग जाते हैं और वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। अब ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, इन्हीं के कलेक्शन को कहते हैं बादल। और अब बादल किस तरीके से बनते हैं आप समझ गए कि भाप ऊपर गई और भाप ठंडी हो गई, पानी के ड्रॉपलेट्स बन गए। अब ये बादल जब ठंडे होते हैं तो अब क्या होता है, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो आपस में मिलने लग जाती हैं और पानी की बड़ी बूंदें बनने लग जाती हैं। और पानी की जब बड़ी बूंदें बनती हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती हैं एक टाइम पे आने के बाद कि वो आसमान में ऐसे रह नहीं सकती, तैर नहीं सकती, वो भारी हो जाती हैं तो वो आसमान से गिरने लग जाती हैं। तो वो भारी बूंदें जब आसमान से गिरती हैं उसी चीज़ को कहते हैं बारिश। When the droplets of water become too heavy to float in air, they come down as precipitation. अब ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं जब ये आपस में मिलती रहती हैं और इतनी भारी हो जाती हैं कि वो फिर आसमान में इस तरीके से तैर नहीं पाएंगी तो वो नीचे आ जाती हैं। दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, और इसी चीज़ को बारिश कहते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा बारिश का कि भाप ऊपर उठती है, भाप ठंडी होती है,
बादल बनते हैं, बादल जब ठंडे होते हैं तो फिर बारिश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बारिश कितने तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो बारिश होने का जो तरीका है उसके हिसाब से देखा जाए तो बारिश 3 तरह की होती है। पहले तरह की बारिश होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जैसा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि भाप बनेगी, भाप ऊपर जाएगी, ठंडी होगी और वो भाप बादल बनेंगे और बादल से बारिश होगी। बारिश का बेसिक प्रोसेस यही रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और यही प्रोसेस जब किसी पहाड़ के आसपास होता है, ऐसा पहाड़ जो समंदर के किनारे हो, तो बारिश थोड़े अलग तरीके से होती है और उसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या उसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। और यही प्रोसेस जब समंदर के ऊपर होता है और गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलते हैं तब बारिश होती है, तो उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, जब तूफान आता है। तो बेसिक प्रोसेस यही है कि भाप बनेगी, बादल बनेंगे, बादल ठंडे होंगे, बारिश होगी। अब ये प्रोसेस पहाड़ों में और समंदरों में थोड़े थोड़े अलग टाइप से होता है, तो उन्हें अलग अलग टाइप ऑफ रेनफॉल कह दिया जाता है। प्रोसेस बेसिकली सेम है। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to Earth's surface. If rainfall is less, then water scarcity and drought occurs. तो अब बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ पौधे और जानवरों के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इन दोनों को ही जीने के लिए पानी चाहिए। पानी कम होने लगेगा, पेड़ पौधे मरने लग जाते हैं, जानवर मरने लग जाते हैं। और जो बारिश होती है इसी से फ्रेश वाटर आता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, और इसी तरीके से तमाम इकोसिस्टम्स चल पाते हैं हमारे अर्थ में। और अगर बारिश कम होगी तो पानी की कमी होने लग जाएगी, तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु मरने लग जाएंगे और ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने लगेगा, अकाल पड़ने लगेगा। अब हमारा अगला मुद्दा है साइक्लोन यानी कि तूफान। तो अब साइक्लोन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, ये चीज़ें आप आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्लास 7th के लेवल पे हम बस इतना डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन की वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं। द डैमेज कॉज्ड बाय साइक्लोन्स इज ड्यू टू 3 फैक्टर्स। तो ये साइक्लोन की वजह से या तूफान की वजह से जो नुकसान होता है वो 3 वजहों से होता है। पहली वजह है विंड वेलोसिटी, यानी कि तूफान में हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं, उनकी वजह से नुकसान होता है। रेन्स अकम्पनीड बाय देम, तूफान में बारिशें आती हैं, उनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और तीसरा है टाइडल सर्ज, तूफान की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और वो समंदर का पानी ज़मीन में आ जाता है, इसे कहते हैं टाइडल सर्ज। तो अब इन तीनों वजहों से अलग अलग तरीके से नुकसान होता है और हम तीनों को अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हवाएं किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। विंड्स फ्लो अप टू 250 किलोमीटर्स पर आवर। These high velocity winds uproot trees and damage houses. Rooftops are blown away, power supply and telecom lines snapped completely. तो अब जब तूफान आता है तो हवाएं इतनी ज़ोर से चलती हैं कि हवाओं की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और इसके बाद इतनी तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ पौधे अपरूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसके अलावा घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और इसके बाद घरों के जो रूफ टॉप्स हैं उनकी छत उड़ने लग जाती है, और जो पावर सप्लाई, जो बिजली की जो तारें होती हैं और जो टेलीफोन की जो तारें होती हैं, ये तमाम तारें टूट जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इन हवाओं की वजह से, तमाम चीज़ें टूट फूट जाती हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान उस आदमी का होता है जो गरीब होता है, क्योंकि उस आदमी के छोटे छोटे कच्चे पक्के मकान होते हैं और ये सड़कों पे रहते हैं, तो सबसे बुरा गरीब झेलते हैं इन तूफानों में। और इसके अलावा जब तूफान आते हैं तो बारिश होना शुरू होती है और बहुत लंबे टाइम तक बारिश होती है। ऐसा हो सकता है कि 2-2, 3-3 दिन तक बारिश होती रहे। तो अब इतनी बारिश की वजह से क्या होता है, हैवी रेन्स अकर कंटिन्यूअसली दैट कॉजेस फ्लड्स। इतनी भारी बारिश की वजह से उस पूरे एरिया में बाढ़ आने लग जाती है और बाढ़ की वजह से अलग सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब इसके अलावा अब टाइडल वेव्स जो होती हैं, टाइडल वेव्स किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। टाइडल वेव्स ब्रिंग इन ओशन वाटर दैट डैमेजेस द स्टैंडिंग क्रॉप्स एज वेल एज ऑल द प्लांटेशंस
Livestock are killed due to salinization caused by tidal surge. Large areas of agricultural land turns infertile. The mangrove forest are also very much affected. तो अब टाइडल वेव्स यानी कि समंदर की वो लहरें, समंदर का पानी जो ज़मीन में आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं यानी कि जो फसल लगी होती है खेतों में, वो फसल खराब हो जाती है, क्योंकि समंदर का पानी जो आता है वो इतना नमकीन होता है कि वो पूरी फसल चौपट कर देता है। और प्लांटेशंस, जितने भी प्लांटेशंस होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और जब इतना पानी आता है, इतनी बाढ़ आती है, तो जो जीव जंतु होते हैं, जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो गाय बैल जो पालते हैं जो किसान लोग, और गाय बैलों की वजह से उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर चल पाती है, वो लाइव स्टॉक किल हो जाते हैं। इसके अलावा समंदर का पानी भर जाता है ज़मीन पे, तो अब इससे क्या होता है, सालिनाइजेशन, यानी कि वो नमकीन पानी जो होता है वो खेत खलिहानों को इनफर्टाइल कर देता है। वो नमकीन पानी खेत खलिहानों में जाता है तो बिल्कुल बंजर बना देता है उन ज़मीनों को। और जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं, समंदर के किनारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। तो इस तूफानों की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और इस पूरे दौरान यहाँ से चीज़ें शुरुआत होती हैं, और जब बाढ़ आती है तो उससे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे कि फिर बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। जो गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी लाइफ पे। तूफ़ान आके चले जाता है, लेकिन वो और ज़्यादा गरीबी की तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें शुरू होती हैं और फिर बहुत आगे तक जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इनसे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये चैप्टर, क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4। और अब मैं थोड़ी देर आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको इस ज़िंदगी की और इस पूरी दुनिया की कुछ हकीकतें बताता हूँ, और फिर मैं आपको एक बहुत कीमती सा एंशिएंट ट्रूथ बताऊँगा। तो शुरुआत करता हूँ एक सवाल के साथ कि आप कौन हैं। आपके अंदर हमेशा एक आवाज़ चलती रहती होगी। वो आवाज़ कभी कहती होगी कि चलो यार ऐसा कर देते हैं, चलो वैसा कर देते हैं। वो आवाज़ कभी आपको आपके इतिहास में लेके जाती होगी कि ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए था। वो आवाज़ कभी आपको आपके भविष्य में लेके जाती होगी कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा। वो आवाज़ वो चलती रहती है पूरे टाइम आपके अंदर। वो आवाज़ अभी भी आपके अंदर चल रही होगी और यही सोच रही होगी कि ये बंदा क्या बोलने वाला है आगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आप क्या वो आवाज़ हैं? अगर ये बात मान ली जाए, ये बात सही मान ली जाए कि आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है वो आप हैं, तो अब सवाल उठता है कि इस आवाज़ को सुनने वाला कौन है? क्योंकि आवाज़ का मतलब तो यही हुआ कि कोई बोल रहा है और इस चीज़ को कोई सुन रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि आप ये आवाज़ हैं या आप इस आवाज़ को सुनने वाले हैं? अगर आप आवाज़ हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस आप ये आवाज़ नहीं, आप इस आवाज़ को सुनने वाले हैं, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बाहर की आवाज़ को सुनते हुए बिता दी। इस आवाज़ ने आपसे जो करने को कहा आपने वैसा कर दिया। इस आवाज़ ने आपको जो समझाया आप वैसा समझ गए, आप वैसा करते रहे। आप अपनी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाए। तो आप ये आवाज़ हैं या इस आवाज़ को सुनने वाले हैं? या आप, हो सकता है कि आप ये आवाज़ भी नहीं हो, आप ये ऑब्जर्वर भी नहीं हो, आप कहीं कोई और हो। तो आप हो कहाँ पे? आप ये आवाज़ हो कि सुनने वाले हो, कि आप कहीं और हो? कभी इस चीज़ को सोच के देखिएगा। आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है, कभी उस आवाज़ से बात करने की कोशिश करिएगा। तो ये तो बात थी मेंटल रियल्म के सेंस में। अब बात करते हैं इस फिजिकल रियल्म के सेंस में, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, क्या ये शरीर हम हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम एक छोटा सा सेल थे। इतना छोटा सा सेल कि हम अपनी आंखों से उस सेल को देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस होता है, उतना छोटा सेल थे हम। और फिर हम जब इस दुनिया में आए तो हमने इसी दुनिया में मिलने वाली चीज़ों का यूज़ किया, इन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू किया, और तब हमें ये बॉडी मिलते चली गई, हमारी बॉडी बढ़ती चली गई, तब ये हम बन पाए हैं।
और ये बॉडी हमें बस कुछ वक्त के लिए मिली है, उसके बाद ये बॉडी वापस से इसी दुनिया में मिल जानी है। तो हम कुछ नहीं से शुरू हुए थे, ये बॉडी तक आए हैं और वापस से कुछ नहीं में मिल जाएंगे। तो ये बॉडी जो है ये हम नहीं है। अब सवाल उठता है कि अच्छा, ये बॉडी हमें मिली है इस पूरी दुनिया से, ये दुनिया कैसे बनी है? तो अब इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं। तो आज से अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था कि ये हमारी अर्थ नहीं थी, ना ही ये चांद था, ना ही ये सूरज था, ना ही ये पूरी गैलेक्सीज थी, और ना ही ये यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना ही कोई जगह थी, ना ही कोई वक्त था, ना ही कोई चीज़ थी, ना ही कोई किसी भी चीज़ को देखने वाला, कोई कुछ था ही नहीं। बस एक एनर्जी थी। एनर्जी यानी कि जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। अब हुआ ये आज से अरबों साल पहले, जब कुछ भी नहीं था, फिर हुआ बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि वो एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट होना शुरू हुई मैटर में। मैटर यानी कि जिस चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो मैटर का एक छोटा सा पॉइंट बना और वो पॉइंट अचानक से बड़ा हुआ और इस तरीके से ये पूरा यूनिवर्स बना। अब जब ये पूरा यूनिवर्स बना तो इस यूनिवर्स में प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना और इन चीज़ों से बनी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अब इस पूरे यूनिवर्स में ये यूनिवर्स बना और बढ़ता जा रहा है और इस यूनिवर्स के अंदर बनी हाइड्रोजन और हीलियम गैस और इस यूनिवर्स के अंदर ही बनी स्पेस यानी कि जगह और टाइम यानी कि वक्त। और इस यूनिवर्स के बाहर ना कोई जगह है, ना कोई स्पेस है, ना कोई टाइम है, जो कुछ है इस यूनिवर्स के अंदर ही है। अब इस यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बने और हाइड्रोजन और हीलियम गैस जगह जगह पे इकट्ठा होने लग गए और इसी तरीके से बने गैलेक्सीज। और इन गैलेक्सीज में भी जगह जगह पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होते चले गए और बने सितारे। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स के अंदर करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बन गए और हर गैलेक्सी के अंदर करोड़ों अरबों तारे बन गए। अब ये तारों की गर्मी में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलते रहते हैं और भी कई सारे एलिमेंट या चीज़ें बनते रहती हैं। और ये सितारे जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो ये सितारे टूटते हैं और जब सितारे टूटते हैं तो इनके अंदर की चीज़ें आसपास के स्पेस में फैल जाती हैं और ये जो चीज़ें आपस में फैल जाती हैं स्पेस में, ये चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो फिर बनते हैं प्लैनेट्स। और उन प्लैनेट्स में जब सही कंडीशन और सिचुएशन होती हैं तब जाके किसी प्लैनेट में लाइफ स्टार्ट हो पाती है। तो अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, फिर एक यूनिवर्स बना, उस यूनिवर्स से ही चीज़ें बनी, उन्हीं चीज़ों से अलग चीज़ें बनी, उन अलग चीज़ों से कुछ और बना, तब जाके लाइफ स्टार्ट हो पाई। तो देखा जाए तो जितनी भी लाइफ है इस पूरे यूनिवर्स में, ये सारी की सारी लाइफ उसी एनर्जी से आई है, उसी चीज़ से आई है और ये सिलसिला चलता आ रहा है अरबों सालों से। गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज ख़त्म हो जाती हैं, नए प्लैनेट्स बनते हैं, पुराने प्लैनेट्स ख़त्म हो जाते हैं और ये अरबों सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो यूनिवर्स हमारा अभी बन चुका है और बढ़ रहा है, ये अरबों सालों के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये यूनिवर्स वापस से छोटा होने लग जाएगा, ब्लैक होल्स बनने लग जाएंगे अलग अलग जगह और ये पूरा यूनिवर्स वापस से कोलैप्स कर जाएगा और फिर से ख़त्म हो जाएगा। फिर से ये नथिंग जो चीज़ है फिर से आ जाएगी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कुछ भी नहीं से अचानक से बना, इतनी सारी चीज़ें हुई और फिर से कुछ नहीं में मिल गया। तो इसका साइकिल आप देख रहे हैं कि जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड आपको नज़र आता है ये उस एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि उस एनर्जी ने ही अपने अलग अलग रूप लिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप कौन हैं? तो आप एक आत्मा है, एक सोल। और आत्मा का क्या मतलब होता है कि वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है आप, और वो एनर्जी जो है उसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यानी कि हो क्या रहा है, वो एनर्जी
ने फॉर्म लिया है इस यूनिवर्स का, और इस यूनिवर्स में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, वो एनर्जी हमारे जरिए अपने आप को देख रही है, अपने आप को महसूस कर रही है कि खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, खुशबू क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, आर्ट क्या होती है, क्या क्या सोचा जा सकता है। हर चीज़ को वो एनर्जी महसूस कर रही है मेरे और आपके फॉर्म में। तो ये यूनिवर्स अपने आप को महसूस कर रहा है एक तरीके से। तो उस एनर्जी को हमने नाम दिया है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि वो ताकत जो हर जगह है, पूरी दुनिया उस चीज़ से बनी है और वो चीज़ जो महसूस कर रही है अपने आप को। और इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे आप गॉड कह लीजिए, चाहे आप उसे रब कह लीजिए, चाहे आप उसे खुदा कह लीजिए, चाहे आप उसे कुछ भी कह लीजिए, आप उसे परम ब्रह्मा कह लीजिए, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेम रहेगा। और हमारी आत्मा इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समंदर में से आप एक बूंद निकाल लो तो वो बूंद अलग है, वो समंदर अलग है। जैसे ही आप उस बूंद को वापस उस समंदर में डालोगे, वो समंदर वो बूंद बन जाएगा, वो बूंद वो समंदर बन जाएगी। तो हम एक आत्मा है बेसिकली, और हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से निकले हैं, हमें ये बॉडी मिली है, ये जन्म मिला है, और हमारे जैसे कर्म होंगे, हम अपने कर्मों के मुताबिक अलग अलग जन्म लेंगे। और एक खास चीज़, आप अपनी ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सुनोगे, स्वर्ग और नर्क का। तो स्वर्ग के बारे में जितनी भी चीज़ें कही जाती हैं कि स्वर्ग यानी कि कौन सी जगह, तो स्वर्ग यानी कि ऐसी जगह जहां आप जो चाहो वो आपको मिलेगा। जैसे कि आपको अगर दूध पीने का मन करे तो आपको इतना दूध मिलेगा कि आप जैसे समझ लीजिए नदियाँ बह जाएंगी दूध की। तो आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, आप जो करना चाहोगे आप वो कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो स्वर्ग जो कहा जाता है, इसी दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। वो जो चाहते हैं वो हो सकता है, जो मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा, इफ़रात में मिलेगा। और आपने नर्क के बारे में बहुत चीज़ें सुनी होंगी कि नर्क ऐसा होता है कि वहाँ ऐसा किया जाता होगा, लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता है, गरम तेल में बिल्कुल उबाल दिया जाता है। जितनी भी चीज़ें आपने सुनी होंगी नर्क के बारे में, वो तमाम चीज़ें इसी दुनिया में चल रही हैं। तो जैसे जैसे आप अलग अलग जन्म लोगे, आप इसी दुनिया में स्वर्ग भी देख लोगे और इसी दुनिया में तमाम तरह के नर्क भी देख लोगे। भले ही आप चाहे किसी जानवर के रूप में आप नर्क देखो, चाहे किसी इंसान के रूप में नर्क देखो, नर्क और स्वर्ग आप इसी दुनिया में देख लोगे अपने अपने कर्म के मुताबिक। अब आपको कुछ और सच्चाइयाँ बताता हूँ। जब आप पैदा होंगे इस दुनिया में तो पहले आप छोटे से बच्चे होंगे, फिर आप बड़े होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे। इस पूरे दौरान आपको कई सारी बीमारियां होंगी, आप अपने बहुत खास लोगों की मौत देखोगे, और सिर्फ अपने खास लोगों की मौत नहीं देखोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप भी मरोगे, उतनी ही तकलीफ से आप भी गुजरोगे, आपकी भी मौत होगी। लेकिन वो एंड नहीं है, क्योंकि मौत के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी, वो एक नई दुनिया की शुरुआत है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। और इसके अलावा आप जब जिंदा भी रहोगे तो पूरे टाइम ये होता रहेगा कि आप खुशियों के पीछे भागोगे, और खुशियाँ अलग अलग सेंस में। आप पैसे के पीछे भागोगे, आप ऐशो आराम के पीछे भागोगे, आप टेस्ट के पीछे भागोगे, आप अपने पैशन के पीछे भागोगे। कोई काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आपको प्यार होगा, आप प्यार के पीछे भागोगे, आप दोस्ती के पीछे भागोगे, आप भागते रहोगे। और आपको जो भी चीज़ मिलेगी आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देगी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आपको आदत हो जाएगी, और फिर आपकी खुशी चेंज हो जाएगी किसी अगली चीज़ में कि अब आपको कुछ और चाहिए, कुछ और बड़ा चाहिए। तो इस तरीके से आप जिंदगी भर खुशियों के पीछे भागते रह जाओगे, आप कभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा आप ज़्यादातर टाइम या तो फिर अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे या अपने फ्यूचर के बारे में। आप प्रेजेंट के टाइम पे जीना बहुत कम रहेगा आपका। और इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में इमोशन से घिरे रहोगे, तमाम तरह के इमोशंस के साथ। चाहे आप एंग्जाइटी में रहोगे, किसी चीज़ की चिंता में रहोगे, किसी चीज़ के गम में रहोगे, या आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्से में जलते रहोगे, खुद ही जलते रहोगे। आपको गिल्ट होगा, शेम होगा, आपको ग्रीड होगा, लालच होगा, वो लालच आपको खाता रहेगा।
इस तरीके से जो इमोशंस हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस, ये आपको परेशान रखेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप प्रेजेंट में रहें, आप अपने पास्ट या आप अपने फ्यूचर में ना जिए, आप बहुत काम माइंडेड रहें, यानी कि शांत दिमाग से रहें और बहुत ब्लिस्ड रहें, यानी कि आप खुश रहें, मज़े में रहें। इसके अलावा आपका एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट ये अच्छा रहे। एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट यानी कि अगर एक स्केल बनाया जाए 0 से लेके 10 के बीच में, कि 0 का मतलब आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और 10 का मतलब आप ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, मज़े में लाइफ चल रही है। तो कई लोग होते हैं उनका एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट बहुत कम होता है। जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं और फिर से ज़िंदगी बस कट रही है, गुजर रही है। कुछ अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो बस कट रही है। एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट कई लोगों का बहुत अच्छा होता है, उनकी ज़िंदगी में उनको मज़ा आता रहता है, मज़े में गुजरता है, और कुछ अच्छा हुआ तो और अच्छी बात है, कुछ बुरा हुआ तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लेकिन एवरेज हैप्पीनेस उनका अच्छा रहता है। वो कुछ भी करेंगे, मज़े में रहेंगे, ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस उन पे हावी इतना नहीं होते, उनको इतना तकलीफ नहीं देते। और इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको टॉक्सिक थॉट्स एंड इमोशंस ना आए, आपको मेंटल एलिमेंट्स ना हो, तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए और एक और बहुत ख़ास चीज़, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ये आवाज़ हैं या आवाज़ को सुनने वाले हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए आपको अपना स्पिरिचुअल रियाल्म ओपन करना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर ये स्पिरिचुअल रियाल्म होता है, फिजिकल रियाल्म होता है, मेंटल रियाल्म होता है, स्पिरिचुअल रियाल्म होता है। अब सवाल उठता है कि स्पिरिचुअल रियाल्म ओपन कैसे किया जाए। तो स्पिरिचुअल रियाल्म का जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोलने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। जितने भी इंसान हैं सबके लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है ये यूनिवर्सल तौर पे काम करता है। जैसे कि आप दुनिया में किसी भी देश या किसी भी धर्म, किसी भी जाति, आदमी हो या औरत हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, आप दुनिया में कोई भी आदमी ले लो, उसका ब्लड ग्रुप AB या O ही होगा। उसका DNA आप देखो तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो ये यूनिवर्सल चीज़ों से काम करता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये जो स्पिरिचुअल रियाल्म का जो दरवाज़ा है, जो चाबी है, ये भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर इंसान के लिए वैलिड होनी चाहिए, और ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी होनी चाहिए। ये इमेजिन्ड रियलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे दुनिया के जितने भी अलग अलग धर्म हैं, धर्म के सेंस में वो इमेजिन्ड रियलिटी कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो चीज़ है नहीं, लेकिन इमेजिन्ड रियलिटी कही जाएगी, जबकि स्पिरिचुअल रियल्म का दरवाज़ा एब्सोल्यूट रियलिटी होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक बहुत कीमती सा एंशिएंट ट्रूथ बताता हूँ कि स्पिरिचुअल रियल्म को खोलने का जो दरवाज़ा है वो गुजरता है कॉन्शियस ब्रीदिंग से और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग आप किस तरीके से सांस लेते हैं, ये सांस ही एक्चुअली आपकी इस फिजिकल बॉडी को जोड़ती है आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ। तो किस तरीके से आप सांस लेते हैं, यहाँ से रास्ता खुलता है इस स्पिरिचुअल रियल्म का। और दुनिया की जितनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उन तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में अलग अलग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस रहीं, और जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स रही हैं, उन तमाम चीज़ों का बेस ये ब्रीदिंग टेक्निक्स रही हैं, यानी कि आप सांस किस तरीके से लेते हैं। अब मैं आपको कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के साथ। तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कई तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताई गई, कई सारे योगिक प्रैक्टिसेस बताई गई, और इन प्रैक्टिसेस को बताया बाबा भोलेनाथ ने। अब बाबा भोलेनाथ ने जितने भी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान का कॉन्शियसनेस इवॉल्व किया जा सकता है ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ। और इसके अलावा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कुंडलिनी का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारी ये जो बॉडी है, हमारी ये बॉडी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए काम करता है। ये जितनी नसें हैं, हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम करती है। तो अब जितनी भी नसें हैं हमारी बॉडी की, ये कई कई जगह पे एनर्जी सेंटर्स बनाती हैं, जिन एनर्जी सेंटर्स को बाबा भोलेनाथ ने नाम दिया है चक्र का। तो हमारे बॉडी में बेसिकली 7 चक्र होते हैं। तो अब
भोलेनाथ कहते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है ये एक लाइफ फोर्स होती है और ये होती है हमारे पहले चक्र में, जो हमारे कमर के निचले हिस्से का पहला जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ पे ये कुंडलिनी शक्ति लाए करती है। और जब आप इसके अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको बाबा भोलेनाथ ने नाम दिया है कुंभक, आप जब कुंभक और ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये एनर्जी एक्टिवेट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। और बढ़ती किस फॉर्म में है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से 3 नसें गुजरती हैं। तो ये शक्ति जब एक्टिवेट होकर ऊपर आती है तो इन नसों के थ्रू ऊपर की तरफ आती है और इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो एनहांस होता है उस प्रैक्टिशनर का। और ये जो सर्पेंट फॉर्म में एनर्जी ऊपर की तरफ आती है, जब ये अलग अलग चक्रों से होती हुई गुजरती है और ये क्राउन चक्र जो है, सहस्रारा चक्र, यहाँ पहुँचती है, तो समझ लीजिए आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। आपका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होता है तब तक कि आप टू बी वन विद डिविनिटी, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे कहा जाता है हर हर महादेव, तो उसका मतलब क्या है? उसका यही मतलब है कि हर इंसान महादेव है, कि हर इंसान पहली बात तो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही फॉर्म है, चाहे उसकी बॉडी हो, उसका दिमाग हो, उसकी आत्मा, सब उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। और हर हर महादेव का ये भी मतलब है कि हर इंसान के अंदर महादेव हैं। हर इंसान के अंदर एक काबिलियत है कि वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को एनर्जाइज करे, अपना कॉन्शियसनेस इवॉल्व करे और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से दोबारा से मिल सके। तो ये तो बात हुई इंडियन सिविलाइजेशन की। अब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में हुए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही तमाम तरह के मेडिटेशंस किए और उनको एनलाइटमेंट मिला। और एनलाइटमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस, एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्होंने ऐसे कई सारे इजी तरीके बताए और आम लोगों को बताए। पहले के टाइम में क्या था, ये जो प्रैक्टिसेस थे ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस किया करते थे और बहुत कम लोगों को बताते थे। गौतम बुद्ध ने ये प्रैक्टिसेस आम लोगों को बताना शुरू किया और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना शुरू किया इंसानियत की कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने बहुत इजी तरीके बताए। जो बाबा भोलेनाथ के तरीके हैं वो बहुत मुश्किल रहे, ये तरीके आम लोगों के लिए बहुत आसान रहे। तो बुद्धा जो थे उन्होंने इस तरीके से अपना कॉन्शियसनेस इवॉल्व किया, एनलाइटेंड हुए और बुद्धा के चारों तरफ जैसे एक हेलो दिखाया जाता है। वो हेलो दिखाने का मतलब यही चीज़ होता है कि वो आदमी इतना कॉन्शियसली इवॉल्व्ड है कि वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ भी आप नोटिस करिएगा, जितने देवी देवता हैं, जितने भगवानों को दिखाया जाता है उनके पीछे एक हेलो लगाया जाता है। जितने भी एनलाइटेंड बीइंग होते हैं उस हेलो का यही मतलब है कि वो इंसान उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर अब देखते हैं दुनिया की बाकी सिविलाइजेशंस में, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। उसमें कुंडलिनी शक्ति को ची एनर्जी कहा गया है। वो लोग ची एनर्जी को जागृत करते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के फॉर्म्स, मेडिटेशंस और प्रैक्टिसेस चाइनीज सिविलाइजेशन में भी बताए गए हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते हैं ड्रैगन सर्पेंट गॉड्स की, यानी कि ड्रैगन है लेकिन सांप के फॉर्म का ड्रैगन है जिसके पंख थे। और कहा जाता है कि उसने बताया ये सब तमाम प्रैक्टिसेस के बारे में। और ये चाइनीज सिविलाइजेशन के अलावा जो ग्रीक सिविलाइजेशन में एक देवता थे जिनका नाम था हर्मीज, इनके बारे में कहा जाता है ये उस परम पिता या उस परम ब्रह्मा के मैसेंजर थे और उन्होंने भी यही सब तमाम चीज़ें बताई। और ये हर्मीज जो शाफ्ट लेकर चलते थे, ये वही शाफ्ट, वही सिंबल था कि जिस तरीके से वो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है। रोमन सिविलाइजेशन में अगर आप जाएं तो रोमन सिविलाइजेशन में जो गॉड ऑफ मेडिसिन है उनका नाम था एस्कुलापियस और इनके पास भी आप ऐसा ही शाफ्ट देख सकते हैं कि स्पाइरल फॉर्म में ये एनर्जी ऊपर जा रही है। और इन सिविलाइजेशंस के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में भी ऐसे तमाम मेडिटेशंस वगैरह बताए गए। जो सुमेरियन डबल हेलिक्स गॉड हैं उनको भी आप इसी तरीके की चीज़ के साथ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एज़्टेक सिविलाइजेशन और मायन सिविलाइजेशन की बात करें
तो वो भी ऐसे विंग्ड सर्पेंट गॉड्स की बात करते हैं, यानी कि सांप के फॉर्म में जो ड्रैगन थे, जिनके पंख थे, ऐसे भगवानों की बात करते हैं जो आसमान से आए और उन्हें तमाम तरह का उन्होंने ज्ञान दिया। तो एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में भी ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस रहीं जो इसी तरीके की मेडिटेशंस और अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आप उस डिविनिटी से जुड़ सके। और जितने भी डिवाइन बीइंग्स एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में दिखाए गए, उन डिवाइन बीइंग्स के पास भी ऐसे सर्पेंट हुआ करते थे, ऐसे सांप। और जितने पिरामिड्स बने हैं एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में और ऐसे मूर्तियां बनी हैं, उन मूर्तियों में आप इन सर्पेंट गॉड्स को देख सकते हैं। अब अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे भी यही चीज़ों का जिक्र है, बस अलग अलग तरीके से है। वहाँ पे भी अलग अलग मेडिटेशंस बताए गए हैं कि आप ओसाइरिस को कैसे अवेकन कर सकते हैं। ओसाइरिस एक बहुत बड़े देवता माने गए हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, और कहा गया है कि हर इंसान ओसाइरिस को एक्टिवेट कर सकता है, अवेकन कर सकता है अपने अंदर। और ये जो फोरहेड का जो चक्र होता है, जिसको थर्ड आई कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन में, थर्ड आई चक्र या अग्ना चक्र, उस चीज़ को ये आई ऑफ होरस कहते हैं कि आई ऑफ होरस को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी यही सब बातें बताई गई थी। और वहाँ पे जो फारोस थे वो खुद को ये दिखाने के लिए कि हमें भगवान ने भेजा है और हम उस डिविनिटी से कनेक्टेड हैं, वो फारो लोग सर्पेंट, सांप के फॉर्म में अपने मुकुट पहनते थे। तो वो मुकुट, सांप के फॉर्म का मुकुट, वो दिखाता था कि हम सीधा कनेक्टेड हैं उस यूनिवर्सल डिविनिटी के साथ। इसके अलावा बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और जो कबाला टीचिंग्स हैं, इनमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। मरकाबा मेडिटेशंस बताए गए हैं, जो फ्लावर ऑफ लाइफ का जिक्र किया गया है, जो ट्री ऑफ लाइफ का जिक्र किया गया है। बस ये अलग अलग फॉर्म्स हैं वही बातें बताने के। इसके अलावा बाइबल और भी ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं जहां बेसिकली यही थीम आपको कई सारी सिविलाइजेशंस में मिलती चली जाएगी। और इसी वजह से जो साइन ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर और डॉक्टरी का जो साइन है, अगर आप उसमें देखें तो बीच में एक शाफ्ट है और उसमें 2 सांप लिपटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये हमारी नसें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अब मैं बचपन में ये चीज़ अक्सर सोचता था कि डॉक्टरी के साइन में ये सांप क्या कर रहे हैं, तो अब समझ में आता है। इसके अलावा आप देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप साइन देखिए तो एक डंडे में सांप लटका हुआ है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आप साइन देख लीजिए, चाहे आप अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का साइन देख लीजिए, चाहे आप इजिप्शियन मेडिकल एसोसिएशन का साइन देख लीजिए, हर जगह आपको यही थीम मिलते रहेगी। तो यानी कि तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ये एंशिएंट ट्रूथ बताया गया है। तो अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करी जाए तो कई सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसका नाम है विपश्यना। तो विपश्यना का मैं एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। और विपश्यना का प्रॉपर एक कोर्स होता है 10 दिन का, 15 दिन का, और आपको कभी भी लाइफ में टाइम मिले तो ये कोर्स ज़रूर करिएगा। 10-15 दिन का आपको टाइम देना है, सिंपल सा, और फिर आप ये प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी भर करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो आपको करना ये है कि आप एक जगह पे बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए और आपकी बॉडी सांस लेती रहेगी और सांस छोड़ती भी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, बस आपको महसूस करना है बस। और अपना कॉन्शियसनेस अपने नाक के इतने एरिया के आसपास रखने की कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में, कि सांस आ रही है, जा रही है, बस ऑब्जर्व करिएगा कि किस तरीके से आपके नाक के थ्रू सांस अंदर गई और किस तरीके से बाहर आ रही है। ध्यान रखिएगा कि सांस आपकी किस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा आ रही है। कभी इस नॉस्ट्रिल से सांस ज़्यादा आएगी, कभी इस वाली नॉस्ट्रिल से। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपकी जो सांस है वो गहरी चल रही है, बहुत हल्की चल रही है, तेज़ चल रही है, ये सब ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको अपनी सांस पे कॉन्शियसनेस इकट्ठा करना है। अब जब आप ये करेंगे कि अपनी सांस पे ध्यान देंगे तो होगा ये कि आपके अंदर की जो आवाज़ है वो थोड़ी देर में आपको कहीं और लेके चली जाएगी। आप कुछ और सोचने लग जाएंगे, कुछ और दिमाग में आने लग जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा। परेशान नहीं होना है, आपको अपना ध्यान वापस से लाना है इस जगह पे और यूं ही करते रहना है।
तो स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ी देर के लिए करिए, धीमे धीमे से जब आप ये चीज़ करते रहेंगे तो ये आदत आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ये जो आपकी काबिलियत है कि आप कितनी देर तक अपनी सांस पे अपना ध्यान टिका सकते हैं, ये इम्प्रूव होगा। जैसे कि साइकिल चलाना होता है कि आप साइकिल चलाना जब शुरू करते हो तो पहली बार में साइकिल नहीं चलेगी, स्टार्टिंग के कई दिन ऐसे होंगे साइकिल नहीं चलेगी, गिरती रहेगी, इधर उधर जाती रहेगी। एक ऐसा टाइम आता है कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप साइकिल चलाने लग जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा होगा, ध्यान आप ज़्यादा टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, सांस आएगी जाएगी, आप फिर कुछ और सोचने लगोगे। तो बस आपको ध्यान वापस यहाँ लेकर आना है। और एक खास चीज़, जब आप ये कर रहे हो कि आप बस अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, तो इस कंसंट्रेशन के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोलना है या कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लफ्ज़ बोल के कंसंट्रेट करने लग गए या कोई विजुअलाइजेशन करके कंसंट्रेट करने लग गए तो आपका ध्यान उस लफ्ज़ से जुड़ जाएगा, उस विजुअलाइजेशन से जुड़ जाएगा, आप सांस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और आगे चल के ये चीज़ थोड़ा दिक्कत दे सकती है आपको कि आप सांस भटकने लगोगे, आप सिर्फ उस चीज़ के पीछे रह जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए, धीमे धीमे से आप इम्प्रूव होते जाएंगे इस चीज़ में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर, क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4। चलिए फिर, थैंक यू।